अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस सिलसिले को दोबारा से वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पे कल हमने इसको छोड़ा था। हम कल बात कर रहे थे कि हिडन मैरिजेस क्यों होती हैं। हिडन मैरिजेस के हमने 3 रीज़न्स हमने डिस्कस किए थे और बेसिक रीज़न उसमें आपका एफिलिएशन, आपका प्यार, मोहब्बत, इश्क जिसको हम कहते हैं वो होता है। दूसरा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है ख़वातीन की। तीसरा कि जी वो रिश्ते नहीं हो रहे तो इस वजह से ये मसाइल होते हैं तो ख़वातीन ट्रैप हो जाती हैं, लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं। आजकल तो ज़रा जो बच्चियां हैं वो कुछ ज़्यादा अक्लमंद हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, उनके पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ अर्सा पहले अगर आप चले जाएं, थोड़ा अर्सा पहले पीछे चले जाएं तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का लोगों को, बच्चियों को ख़ास तौर पे नहीं पता था कि निकाहनामा क्या होता है, निकाहनामा के कॉलम्स क्या होते हैं बेसिकली, उसमें उनके कौन से हकूक़ दर्ज हैं और वो उनको किस तरह से ले सकती हैं। अरेंज मैरिजेस में भी निकाहनामे के कॉलम्स को सही तरह से डिस्कस बच्ची के साथ कभी भी नहीं किया जाता था। अब तो बच्चियों को काफ़ी हद तक अवेयरनेस हो चुकी है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन जब अगर हम अपने ज़माने की बात करें तो उस वक्त ये चीज़ें जो थी अवेलेबल नहीं थी, लिहाजा हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता था। तो उस वक़्त काफ़ी चीज़ों को, मतलब निकाहनामा क्या है, निकाहनामे की रजिस्ट्रेशन क्या है, औरत के हकूक़ क्या हैं, ये नहीं पता होता था। मौलवी साहब, अगर अरेंज मैरिज होती थी तो मौलवी साहब को बुलाया जाता था, इजाब व कबूल के बाद उस पर एक लाइन लगा दी जाती थी। उनको उन कॉलम्स को फिल करने की तकलीफ़ भी नहीं की जाती थी और पूछा ही नहीं जाता था। और हक महर की जगह पे वही जो आप कहते हैं कि जी ना होने के बराबर एक रकम लिख दी जाती थी, या उसको जो एक आध सोने का सेट जो उसको चढ़ाया जाता था वही जो था वही हक महर में लिख दिया जाता था। और ये चीज़ें उस वक़्त गौर नहीं की जाती थी, लिहाजा वो अगर खुदा न खास्ता कल को कोई रिश्ता नहीं निभता था और कोई डिवोर्स वगैरह हो जाती थी तो एंड ऑफ द डे बच्ची के पास कुछ भी नहीं होता था। तो अभी भी मामला तो कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन अभी भी बच्चियों को काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। चलें हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जब होता है ऐसा खुफिया निकाह तो उसके 2 तरीके किए जाते हैं। या तो किसी दोस्त के घर पे इंतज़ाम किया जाता है और वो जो लड़का होता है या वो मर्द होता है वो किसी निकाह खां को घेर के ले आता है। अब वो कौन होता है, उसकी क्या उसका हदूद अरबा होता है, क्या उसका जोग्राफिया होता है, वो किसी को नहीं पता होता। वो उसके दोस्तों को पता होता है या उसको पता होता है कौन से यूनियन कौंसिल से आया है, कहाँ से आया है, किसी को कुछ नहीं पता होता। दूसरा तरीका ये होता है कि किसी वकील साहब के पास कचहरी में जाके वहाँ पे कोर्ट मैरिज करने की कोशिश की जाती है। कोर्ट मैरिज बेसिकली कुछ भी नहीं है। कोर्ट मैरिज में आपने निकाहनामा उसी तरह से तैयार किया जाता है। एक मौलवी साहब को बुलाया जाता है जो कि कचहरियों में आम पाए जाते हैं और आपको मिल भी जाते हैं आसानी। वो उनका कौन से यूनियन कौंसिल से ताल्लुक़ होता है वो भी एक अलग कहानी है। तो वो मौलवी साहब आते हैं, वहाँ पे निकाह करते हैं, साइन करवाते हैं और उसके बाद वो ले जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे एक बयान करवा दिया जाता है अदालत में और इसको वो कोर्ट मैरिज कहा जाता है। और उसके बाद वो निकाहनामा यूजुअली ख़वातीन के पास होता ही नहीं है। और वो निकाहनामा मौलवी साहब कहाँ के थे, क्या थे, वकील साहब कौन थे, ये उस लड़की को, उस खातून को पता ही नहीं होता। कॉलम्स तो दूर की बात है ना, उसके फिल किए गए या नहीं किए गए, उसका हक में क्या रखा गया, क्या चीज़ें लिखी गई, ये तो बिल्कुल आप भूल जाए ना, ये तो दूर की बात है। लेकिन बेसिक चीज़ें भी नहीं उसमें लिखी जाती। तो फिर ये होता है कि खुफिया में निकाह हो गया। फिर ये होता है कि अब या तो अगर वो भाग के कहीं से आई है तो उसको भगाया गया है तो फिर उसको कहीं उसका बंदोबस्त किया जाता है, रखा जाता है। ये सबसे डेंजरस पोजीशन है जब कोई लड़की घर से भगा के लाई जाती है और उसको कहीं टेम्परेरी तौर पे कहीं सेटल डाउन किया जाता है और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाता है। और टाइम स्पेंड करने के बाद समटाइम्स वो मर्द या लड़का गायब भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो किधर को गया है। एक तो ये होता है और वो एंड ऑफ द डे वो लड़की सड़क पे होती है।
और दूसरी सूरत ये होती है कि वो तलाक दे देता है। अगर कुछ अर्सा उसको रखता भी है, बाद में बताता है जी मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, या मेरी ये मजबूरियां हैं, मजबूरियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है बेसिकली, क्योंकि उसका उस वक़्त एक जुनून सवार होता है आपके दिमाग में, एक खुन्नस भरा होता है जिसको हम कहते हैं प्यार के नाम का। और वो जो वक्त गुजरता है और जब दाल रोटी का भाव पता चलता है तो सारा प्यार हाथ में आ जाता है। तो वो फिर सफ़र फिर भी उसने औरत ने करना है, उस मर्द ने जाके कहीं ना कहीं सेटल हो जाना है। और अब वो लड़की जो उसके लिए घर छोड़ के अगर आ गई है तो फिर उसका वापस जाना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी सूरत अगर कि वो घर छोड़ के नहीं वो आई और अभी अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है और ये खुफिया रिश्ता निभा रही है, तो भी उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि अब वो जो उसके माँ बाप उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं और वो उस रिश्ते को जो उसने खुफिया तौर पे बनाया हुआ है उसमें फंस जाती है, उसमें ट्रैप हो जाती है। उसको कहती है कि जनाब आप इसको डिस्क्लोज़ करें। वो कहता है जी आज मेरी माँ आएगी, मेरा बाप आएगा, मैं उससे बात करूँगा, उससे उससे बात करूँगा। और वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, वो बहानेबाजी का सिलसिला चलता रहता है। या तो उससे उसमें वो लड़की ज़ुबानी तलाक ले लेती है या कोई कोर्ट से खुला शुला ले लेती है। और समटाइम्स ये भी नहीं होता, इसको खुफिया ही रखा जाता है। और समटाइम्स ये मैंने खुद इस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है कि लोगों ने, अगर वो कहते हैं जी छुपा हुआ है, ना वो बोलेगा ना मैं बोलूँगी, तो चलें जी मैं किसी और से निकाह कर लेती हूँ, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये गलत है। तो ये कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो लेकिन ये है कि इसमें बेसिकली मर्द की जो ट्रेनिंग हमारी सोसाइटी में की गई है ना, वो गलत की गई है। माँओं को चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को ट्रेंड करें, उन्हें औरतों के हकूक़ देने के लिए ट्रेंड करें, उन्हें बताएं कि औरत की इज़्ज़त कैसे करते हैं और उसके हकूक़ कैसे अदा करते हैं। और अगर आप ऐसा कोई किसी को पसंद करते हैं तो ओपनली उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ निकाह करें। ये इस्लाम ने आपको हक दिया है और आपने कल को अल्लाह को भी जवाब देना है। तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें और उसको एक मुकाम दें, एक घर दें, एक फैमिली दें। सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए आप प्लीज़ किसी को यूज़ ना करें। और ये मेरी ख़ास तौर पे आज माँओं से, वालदैन से दरख्वास्त है कि बेटियों की तरबियत पे ना, उनके बैठने उठने पे उंगलियां उठाने के बजाय ना अपने बेटों की तरबियत करनी शुरू कर दें। आपका माशरा बहुत हद तक दुरुस्त हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।